करें शुरू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक रोड मैप तैयार हो गया, दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि हाँ इस इंडेस में क्या है, एक रास्ता दिखाई दे रहा हो, तो एकदम अंधकार और अंधेरा नहीं दिख रहा है कि मतलब क्या होगा हमारा, है ना। एक और इजी लग रहा होगा आपको काफी, क्योंकि हम बहुत ही कंसेप्चुअली और बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दें। अब अपन ने देख लिया कि भाई इस टॉपिक में भैया एक तो एक्वायरर है और एक एक्वायरी है, चाहे वो एक्विजिशन हो चाहे वो रिवर्स एक्विजिशन हो और चाहे कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने जनरल देखा था। क्वेश्चंस तो अभी बहुत बाकी हैं सभी के, खूब प्रैक्टिस करेंगे हम क्लास में। तो सभी में एक्वायरर और एक्वायरी की बातें चल रही हैं और एक्विजिशन होगा तो निश्चित रूप से कंसिडरेशन की बात होगी और कंसिडरेशन है भाई, कंसिडरेशन तो है ही ना, घोर कलयुग है, कंसिडरेशन तो चाहिए। और कंसिडरेशन है तो उसको हम बोल रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीसी। क्या कहेंगे हम? परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? थोड़ा सा परचेज कंसिडरेशन के बारे में मैंने अब समराइज किया। आज तक तो मैं कंसिडरेशन डायरेक्टली दे देता था, ठीक है ना, लेकिन कंसिडरेशन कैलकुलेट करने को भी तो आ सकता है, कंसिडरेशन कैलकुलेट करो। वो तो एक्वायरर जो भी एक्वायरी को देगा, जो तूने दिया, जो तूने दिया, एक्वायरी यही कहेगा जो तूने दिया, तो बस वही कंसिडरेशन है, वेदर इन कैश वेदर इन काइंड। कंसिडरेशन में भी इन कैश में भी इन काइंड, कैश भी हो सकता है, अदर एसेट्स हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर सिक्योरिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली कंसिडरेशन दिया होता है, लेकिन कई बार कंसिडरेशन कैलकुलेट करने को आता है। तो आज हम कंसिडरेशन में कुछ बातें करने वाले हैं कि भाई जो है, ध्यान दें, एक्वायरर, ट्रांसफर बाय एक्वायरर, ठीक है, टू फॉर्मर ओनर्स ऑफ एक्वायरी। फॉर्मर ओनर्स, लैंग्वेज थोड़ी सी एस की यूज की है भाई। ऑब्वियसली ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड को एक्वायर किया, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन बी लिमिटेड एक्वायर किया तो कंसिडरेशन बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स तक पहुंचेगा। तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स उसके बी लिमिटेड के पुराने ओनर्स ही तो थे, है ना। अब ए ने बी के शेयर्स खरीद लिए उन शेयर होल्डर्स, तो अब ए लिमिटेड खुद ओनर बन गया, लेकिन पहले वाले ओनर तो वही शेयर होल्डर्स थे ना, कंसिडरेशन उन्हीं को देना है। तो कोई भी चीज जो कौन ट्रांसफर करेगा? एक्वायरर। किसको? एक्वायरी के शेयर होल्डर्स को। कब? व्हेन एक्विजिशन डेट, ऑन एक्विजिशन डेट, है ना। हालांकि अकाउंटिंग एक्रूअल पे चलती है, दे दिया या देना बाकी है, तो जो भी होगा, दे दिया हो या देना बाकी, जो भी है वो निकलेगा उसी दिन, वो बात के लिए नहीं होगा कंसिडरेशन, क्योंकि ये तो कंसिडरेशन की पहली कंडीशन होती है। हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ते थे कि भाई वो अमाउंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, आप भले बाद में दे दो, वो ठीक अलग बात है, ठीक है। और उसमें क्या आएगी भाई? असेट्स आएंगी। क्या आएंगी? असेट्स इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग, और अगर कैश है तो कैश ही रहेगा जो वैल्यू है, वरना असेट्स की फेयर वैल्यूज लेंगे। क्या लेंगे? तो मैंने आपको एक्वायर किया, मैं एक्वायरर, आप एक्वायरी, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, कंसिडरेशन है। मैंने आपको फर्नीचर दिया जिसकी फेयर वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख कंसिडरेशन है। मैंने आपको मान लीजिए मेरी घड़ी उतार के दे दी जो 50,000 की है, 50,000 रुपए फेयर वैल्यू है, तो कंसिडरेशन है ना। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद कंसिडरेशन में और क्या क्या कंसिडर होगा, ठीक है। एक्वायरर जो एक्वायरी की लाइबिलिटी लेगा, ठीक है ना, वो भी कंसिडरेशन का पार्ट होगी। उसके बाद, ठीक है, आपने शेयर्स इशू कर दिए, वो भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा। अभी हम ज्यादा पढ़ना नहीं है उसको। एक होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। क्या होता है बोलिए? कि आपके और मेरे बीच में, मैं एक्वायरर आप एक्वायरी, डिसाइड हुआ हमारे बीच में। देखिए ये जो कंसिडरेशन वाला टॉपिक है ना, इसको हर टॉपिक को पहले बेसिक पढ़ना चाहिए। मैंने क्या कहा था, जैसे स्विमिंग सीखते हैं कि नहीं, वैसे ही पढ़ना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट को ऊपर पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लो, फिर एक एक पॉइंट में अंदर जाना चाहिए, है ना। कंटिंजेंट कंसिडरेशन यानी मैंने आपके शेयर्स एक्वायर किए, मैंने आपको बोला मैं 10 लाख दूंगा, 12 लाख दूंगा, जो भी दूंगा। मैंने कहा और अगर 2 साल में आपने ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, सेल इतनी बढ़ गई, या मेरा आरओआई इतना आ गया, तो मैं आपको और दूंगा ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा, वो फेयर वैल्यू पे आएगा एज पर इंड एस 103। भले ही नहीं देना पड़े, बाद में रिवर्स कर देना, लेकिन आज आपने बोल दिया है। और देखिए ये कंटिंजेंसी सिचुएशन पे दूसरा इंड एस लगता है, ठीक है। जैसे एस 29 हुआ करता था ना, वैसे इंड एस 37 है कंटिंजेंसीज पर। तो वहां तो ये लिखा है कि फ्यूचर में होने वाली कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं होती। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नोट्स में आती है, नोट टू अकाउंट में लिखते हैं हम, लेकिन वो ये कहा गया कि भाई कोई लायबिलिटी अगर प्रोबेबल है, क्या है बोलो,
एक वर्ड है प्रोबेबल, अगर आपको वो इंडेक्स मालूम हो तो ठीक है, एस 29 आपने पढ़ा हो तो ठीक, प्रोबेबल है, ठीक है, प्रोबेबल है, तो फिर आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। सर प्रोबेबल क्या होता है, बताओ प्रोबेबल क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबल? हो सकता है मतलब कैसे? 50% से ज्यादा जिसके चांस होते हैं। जैसे मेरे ऊपर मैंने गुड्स खरीदा, परचेस टू क्रेडिटर 1 लाख, ये प्रोबेबल थोड़ी, अरे ये तो है ही, ये तो एक्चुअल है, मैंने माल खरीद लिया तो मेरी लाइबिलिटी है, तो एक्चुअल है, ये ऑब्लिगेशन तो एक्चुअल है, ऑब्लिगेशन है। कोई ऑब्लिगेशन मुझ पे आने की संभावना है, आने की, तो वो कंटिजेंसी है, कंटिजेंट है। लेकिन कंटिजेंट में भी हम क्या बोल रहे हैं, जिसके आने की संभावना मान लो 50% से ज्यादा है, तो वो प्रोबेबल है, वो क्या है, और 50% है उससे कम पे बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, क्या बोलते हैं? इंडेस 37 या एस 29 में जो ऑब्लिगेशन वर्ड बताया गया, भाई लाइबिलिटी तो एक्चुअल लाइबिलिटी को होते हैं, हर लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है, पर हर ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी नहीं होती है ना। ऑब्लिगेशन अगर 50 ऑब्लिगेशन आने के चांसेस यदि 50% या उससे कम है, तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी रहती है, उसको फिर रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन पॉसिबल अगर ऑब्लिगेशन के होने आने के चांस 50% से ऊपर है, तो वो प्रोबेबल ऑब्लिगेशन हो जाती है, और वो प्रोबेबल है तो वो फिर उसका प्रोविजन बनता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इंडेस 37 तो कहता है कि प्रोबेबल होगा तो ही रिकॉर्ड करो, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में बोला इवन इफ नॉट प्रोबेबल, क्या बोल दिया? कंटिजेंट, भाई कंटिजेंट कंसिडरेशन है, हो सकता है मुझे देना पड़े, तो अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी देना पड़े वाली सिचुएशन आती है, इंडेक्स 37 लगता, तो हम कहते हैं कि भाई प्रोबेबल होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे उसे। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए इंडेक्स 102 स्पेसिफिकली कहता है कि नहीं भाई, कंटिजेंट कंसिडरेशन है, इवन इफ इट इज नॉट प्रोबेबल, इवन इट, क्योंकि एक बड़ा ट्रांजेक्शन है, ये कोई छोटी मोटी कोई लाइबिलिटी की बात नहीं है, एक बड़ा ट्रांजेक्शन है, इसमें हो सकता है कि मटेरियल इफेक्ट आ जाए, इसलिए आपको इसको आज से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या हो गया, क्लियर हुई बात? ठीक है। और जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो तो मैं बता ही चुका हूं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, एसेट खरीदने में 100 रुपए की एसेट लाए, 10 रुपए लाने में लग गया तो 110 की एसेट हो जाएगी। 100 रुपए का गुड्स लाए, 10 रुपए लाने में लग गया तो डायरेक्ट एक्सपेंस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट होगा। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त अगर कोई कॉस्ट इनकर हुई है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, तो पीएनएल में चले जाती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये कंटिजेंट कंसिडरेशन है, ठीक है ना, इंक्लूडेड इन पीसी, क्या लिखा है, इंक्लूडेड इन परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है। क्लियर? और अब एट फेयर वैल्यू होगा, किस पे होगा, एट फेयर वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। हाँ हाँ, वो मुझे सारा लिख लो आप लाइन से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं इसमें, चलिए आगे बढ़े। तो ऑन 31 मार्च X1, मैं ईयर्स में मुझे X1 X2 ले लेता हूं, डी लिमिटेड ने 100% शेयर्स खरीद लिए एफ लिमिटेड के, कंसिडरेशन इमीडिएट 10 लाख रुपीस देंगे, और फर्दर 2 पेमेंट है वो तब दिया जाएगा, ठीक है, अगर आरओई जो है 20% से ज्यादा होगा, ठीक है ना। फर्दर 2 पेमेंट्स आपको देने हैं। क्लियर? फर्दर 2 पेमेंट्स का अमाउंट सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं ₹2 लाख, ₹2 लाख हम तभी देंगे 2 साल, 2 लाख फर्दर 2 पेमेंट है, तो ये एक पेमेंट हुआ है, तो 2-2 लाख के 2 पेमेंट हो गए। ठीक है, तो हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना है, तो आज यानी Y0 जीरोथ ईयर यानी प्रेजेंट को बोलते हैं, हमें कितना पैसा देना है, 10 लाख रुपए देना है। आज से 1 साल बाद कितना कंटिजेंट कंसिडरेशन है, 2 लाख, ये एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं, कंटिजेंट है। और आज से 2 साल बाद और कितना कंटिजेंट कंसिडरेशन, 2 लाख। हम सभी जानते हैं कि मनी की टाइम वैल्यू होती है, मनी की प्रेजेंट वैल्यू और मनी की फ्यूचर वैल्यू अलग होती है, और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का अंतर सिर्फ किस कारण से होता है, इंटरेस्ट के कारण। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लेते हैं एट द रेट 10%। तो आज जो 10 लाख है वो तो आज 10 लाख ही, अरे वो तो आज 10 लाख ही, लेकिन आज से 1 साल बाद जो 2 लाख है वो आज 2 लाख थोड़ी होंगी इसकी वैल्यू। तो आप तो समझते ही हैं कि अगर आज 100 रुपए है तो 1 साल बाद 110 है, तो 2 लाख 110 के बराबर है। तो 2 लाख को 110 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 से मल्टीप्लाई करके 1.1 से डिवाइड करेंगे, या कैलकुलेटर में 1/1.1 लिख लेंगे, तो चमत्कारी कैलकुलेटर इक्वल टू दबाते ही फैक्टर आ जाएगा, आएगा कि नहीं।
तो 0.90, और ये एक बार और दबा देंगे तो सेकंड ईयर का 0.8264 आ जाएगा। बोलिए कितना आ रहा है? 2 लाख इंटू 0.9090 कर लें, कैलकुलेशन करते जाए क्लास में। 181,800 और 280। तो ये आपका कितना हो गया टोटल बताया। फेयर वैल्यू में लेना था तो कंटिजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। 47,080। ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेट करते हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से हम एडिशनल क्वेश्चंस ले रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन इंक्लूडिंग कंटिजेंट कंसिडरेशन, क्लियर हो गया आपको? इसके बाद सी लिमिटेड एक्वायर्स डी लिमिटेड, कंसिडरेशन कैश में 2 लाख रुपए का है। एनसीआई की फेयर वैल्यू 1 लाख रुपए है। ये उस कंपनी डी लिमिटेड की जो एनसीआई है, एनसीआई किसकी होगी? एक्वायरी की। भाई एक्वायरी की तो एनसीआई होती है। भाई मैं एक्वायर हूं, आप एक्वायरी, मैंने आप पे कंट्रोल किया तो मैं, मेरा कंट्रोल है, बाकी जो बचे हुए शेयर होल्डर है उसका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और ये उसके डी के शेयर के हिसाब से आ गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? एनसीआई और एनसीआई की फेयर वैल्यू दे रखी है, हमें गुडविल और एनसीआई निकालनी है। ठीक है, और दोनों अप्रोच से निकालनी है। किससे? फेयर वैल्यू अप्रोच से और प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट एसेट से निकालनी है। और हमें मानना है कि एक्विजिशन डेट पर नेट एसेट कितनी थी? 240। वो एंट्री दिमाग में रखी, क्या एंट्री होती थी बताइए? नेट एसेट अकाउंट डेबिट, नेट एसेट अकाउंट डेबिट, नेट एसेट आ गए तो एसेट लाइबिलिटी दोनों आ गई, फिर टू कंसिडरेशन, टू एनसीआई बैलेंसिंग कर गया तो गुडविल, ये गेन ऑन बार्गेन परचेज, कोई स्टेप एक्विजिशन है ही नहीं। तो भाई बताइए मुझे सबसे पहले तो कंसिडरेशन में क्या लिख दूं? 2 लाख। ये 1 ए से 1 मतलब फेयर वैल्यू लूंगा मैं, ए और बी में फेयर वैल्यू ये चेंज हो जाएगी, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट 240 है, 330 है। देखो नेट एसेट या तो 240 है या क्या है? 330। हाँ जी, ये लिख दिया मैंने। आप मुझे बता दें कंसिडरेशन कितना लेना था भैया? दोनों ही केस में 2 लाख है, वो तो हो गया। एनसीआई किस, ये फर्स्ट ए चल रहा है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, समझ गए? फर्स्ट मतलब हम फेयर वैल्यू अप्रोच से चल रहे हैं, और ए और बी दो केस ले लिए। हाँ, तो एनसीआई की वैल्यू फेयर वैल्यू से बोलिए क्या आएगी? दे ही रखी थी वो तो 1 लाख दे ही रखी है, तो दोनों ही केस में 1 लाख ही तो आएगी। ये 1 लाख आ गई। बताइए गुडविल या गेन ऑन बार्गेन निकालिए, कैसे निकाला आपने? असेट अकाउंट 240 डेबिट, 2 लाख और 3 लाख क्रेडिट में आएगा, तो 3 लाख क्रेडिट में एंट्री से चलिए, एंट्री दिमाग में है ना आपके? नेट एसेट अकाउंट डेबिट यानी 240 डेबिट, टू एनसीआई 1 लाख, टू कंसिडरेशन 2 लाख, तो 60,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये गुडविल आ गई, यस और नो? तो यहाँ कोई गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं आया। इसमें देख ले 30,000 का गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया। यहाँ कंसिडरेशन कितना आएगा भाई बताएं? कंसिडरेशन तो 2 लाख ही है, 2 लाख की कंसिडरेशन है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कंसिडरेशन 2 लाख, नेट एसेट बता दें 240, और नेट एसेट दे रखी थी आपको 330। अब आपको प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट निकालना है, तो एनसीआई कितना परसेंट है बताइए? मैंने परसेंटेज दिया कुछ आपको यहाँ पे? हाँ, निकाल के देखिए कितना आ रहा है। कैसे 1/3 आया मुझे बताएं? एनसीआई की फेयर वैल्यू आपको दे रखी नहीं, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट में आएगा क्या? नेट एसेट का परसेंटेज ले लेंगे ना अपन को, अल्टीमेटली तो परसेंटेज लेना है, तो अपन, मैं आपको परसेंटेज दे देता हूं ना यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एनसीआई परसेंटेज है मान लीजिए वो 30% है, बस सिंपल है। अब बताएं, तो 240 का 30% बोलिए, 72,000, 330 का बोलिए, वो तो कुछ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, हम तो केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, और आपको भी करना। हाँ बोलिए, गुडविल कितनी आ रही है? यहाँ गुडविल आ रही है 32,000, लिख दो? कैसे आ रही 32 बोले? नेट एसेट 240 है, एनसीआई और ये 270 में आ रहा है क्रेडिट, ठीक है, 32 आ गया। नेक्स्ट यहाँ बोले क्या? गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है। हो गया क्या? ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये जो गुडविल कैलकुलेट होती है, क्या होती है? गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये रिलेटिवली भी पढ़ना चाहिए अपने को। इंटेंजिबल एसेट पर जो इंडेक्स लगता है 38, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट्स का है। तो जैसे पीपी पर, टेंजिबल एसेट्स पर पीपी पर कौन सा इंडेक्स लगता है? 16। तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करने को कहते हैं डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करने को कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ये तो क्लियर ही होगा आपको। तो अमोर्टाइज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को, राइट? क्या करते हैं? अमोर्टाइज। लेकिन जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल अराइज होती है उसका कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होता। वो इंडेस AS20 यार, इंपेयरमेंट ऑफ असेट सुना है आपने? सुना है? सुना तो होगा ना वर्ड। मैं यहां पर, अगर आपने वो एस अगर आपके दिमाग में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन लगता है वैसे इंपेयरमेंट लॉस भी होता है। तो वो एज पर इंडेस 36, ये जो गुडविल है इस पे हर साल एंड में आपको इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करनी है। क्या करनी है भाई? मान लीजिए गुडविल बुक्स में 30,000 रुपीज की है, और इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है उस एस के हिसाब से वो 28,000 रह जाती है, तो 2,000 रुपये में चले जाएंगे। मान लो उसका रिकवरेबल अमाउंट 0 हो गया, पूरी राइट ऑफ हो जाएगी। मतलब उसको इंडेक्स 38 के हिसाब से अमाउंट, देखो अल्टीमेटली अमोर्टाइज करते तो भी कहा जाता पीएनएल में, इंडेक्स इंपेयरमेंट लॉस है तो भी कहा जाएगा पीएनएल में। लेकिन उसको एज पर इंडेक्स 103 जो गुडविल आई है बिजनेस कॉम्बिनेशन पे, उसको आपको अमोर्टाइज करने के लिए कोई नियम नहीं कि वो 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में करो। आप हर बैलेंस शीट डेट पर उसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करो, जो भी लॉस होगा वो इंपेयरमेंट लॉस में चला जाएगा। ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, बात तो एक ही होती है। ठीक है? हाँ। अब जेड लिमिटेड है, इसकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मैंने लिखी दिया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब इसके ऑब्लिगेशन आने के चांसेस 50% से ज्यादा है। और ऑब्लिगेशन आने का मतलब ये लॉ सूट है, मतलब आप केस हारोगे। अरे ऑब्लिगेशन तो केस हारने पे आएगी ना। ठीक है? ऑब्लिगेशन की फेयर वैल्यू कितनी है? 50,000। लेकिन आज जब एक्विजिशन डेट है, ठीक है ना, नॉट बिलीव दैट आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट, आज लग नहीं रहा कि आपके पास से पैसे जाएंगे। ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट है। एक्चुअली जो इंडेक्स 37 है उसमें 2 कंडीशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले जनरल, एक्चुअली है ना। क्या होता है? 2 तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं। एक देखो, एक तो एक्चुअल ऑब्लिगेशन है, एक्चुअल है ना वो लाइबिलिटी, बात खत्म, वो तो आएगी, रिकॉर्ड होगी, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। हाँ है ना। लेकिन अगर संभावना की बात आ जाए तो ऑब्लिगेशन को हम बोलते हैं 2, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इस इंडेक्स का नहीं है, दूसरे इंडेक्स का है। पर मैं इसको दूसरा इंडेक्स नहीं, मैं इसको जनरल बोलता हूं, हमेशा याद रखो, ये कहीं भी काम आ जाएगा। ठीक है ना? पॉसिबल ऑब्लिगेशन लेस और इक्वल टू 50% चांस, और ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन और ये ग्रेटर देन 50%, और इसी को हम कहते हैं प्रोबेबल। क्या कहते हैं? तो ये तो हमेशा ही कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये तो हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इसलिए इसका तो, ये तो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज होगी, इसकी अकाउंटिंग प्रोविजन नहीं बनाते इसके। लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो है वो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है वो कंटिजेंट लायबिलिटी हो भी सकती है। ठीक है? इसमें हमको ये होना पड़ता है कि जो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, रिलायबली मेजर्ड, रिलायबल मेजरमेंट, क्या बोला गया है? अब ऑब्लिगेशन है तो रिलायबल मेजरमेंट होगा तो ही तो प्रोविजन बनाऊंगा। अरे प्रोविजन के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी, पीएनएल टू प्रोविजन, तो अमाउंट चाहिएगा ना मुझे। अब मेरे को ऑब्लिगेशन का अमाउंट नहीं मालूम, मान लो रिलायबली नॉट मेजर्ड, रिलायबली, तो मैं, तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी रहेगी। मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो हमेशा कंटिजेंट लायबिलिटी है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का अगर अमाउंट रिलायबली मेजर्ड नहीं हो रहा तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी है, और अगर उसका मेजरमेंट हो जाएगा तो फिर उसका प्रोविजन बनेगा। क्लियर? तो यहां पर ऐसा नहीं बोला कि ये लिखा है रिलायबली मेजर्ड, ये 50,000 लिखा है, लेकिन इनको लगता है कि पैसे जाएंगे नहीं, अभी भी प्रेजेंट मान रहे 50% से ज्यादा है, लेकिन एस्टिमेशन ये कहता है आज कि भाई हो सकता है कि ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं ये नॉट प्रोबेबल भी होता तो भी आपको क्या करना पड़ता? बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो रिकॉर्ड करना ही पड़ता ना इसको, वो तो आपको देना ही है वेदर और नॉट। बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो आपको इसको रिकॉर्ड करना ही है ना, वेदर इट इज नॉट प्रोबेबल। ठीक है ना? इस तरह का जो भी कंसिडरेशन है, इंडेक्स 103 कहता है कि नहीं भैया, आपको कंटिजेंट कंसिडरेशन भी है, आपको कंटिजेंट लायबिलिटी भी है, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज नॉट प्रोबेबल और नॉट। दूसरे इंडेक्स से मतलब नहीं है। ठीक है? तो ये 50,000 रुपए कंसिडर किए जाएंगे। लाइबिलिटी हम नेट एसेट लेंगे ना उसकी, ऑल एसेट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी भी लेंगे। आगे बात समझ में? फिर क्या लिखा हुआ है ये? हाँ, ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे केस ले लिए मैंने हमने। ठीक है ना? वो आगे पढ़ेंगे।
हो गया इतना। तो हमने जो परचेस कंसिडरेशन पढ़ा था, हमने जो कंटिजेंट कंसिडरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा परचेस कंसिडरेशन में हम आगे बढ़ गए। अब हम आते हैं यहां पर वापस स्टेप एक्विजिशन के सवाल करेंगे। ठीक है, चलो अभी तक कोई डाउट आप बताएं इसमें। तो क्या सीखा आपने? परचेस कंसिडरेशन। इंडेक्स 103 में कंटिजेंट कंसिडरेशन लेंगे क्या? लेंगे। फेयर किस पे लेंगे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू। फेयर वैल्यू है ना। कंटिजेंट लायबिलिटीज है तो लेंगे क्या? हाँ लेंगे, वेदर इट इज प्रोबेबल और नॉट। ठीक है, पक्का? बढ़ जाए आगे। चलिए, टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन इस सवाल को पूरा करेंगे आज। आज थोड़ी क्लास का ड्यूरेशन कम हो गया। ठीक है, स्टेप एक्विजिशन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या होता है स्टेप एक्विजिशन? धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्या ऐसे थोड़ी एग्जाम में नहीं, धीरे धीरे से। मतलब मोर देन वन ट्रांजेक्शन के, हाँ, पहली बार में कंट्रोल नहीं आया, सेकंड टाइम या उसके बाद कंट्रोल आया आपका। एक्वायरर ने एक्वायरी पे जो कंट्रोल किया वो फर्स्ट बार में नहीं किया, बस धीरे धीरे नहीं, फर्स्ट बार में नहीं किया, अब 2 में करे, 3 में करे, वो स्टेप एक्विजिशन। सही है ना? तो खैर वो तो समझ गए आप। आगे बढ़े। सलमान लिमिटेड ने 30% एक्वायर किया नोरा लिमिटेड को 6 लाख। ठीक है, क्लियर? देखो ये इसलिए करने जरूरी सारे एग्जांपल, क्योंकि अभी जब आगे हम लोग और एग्जांपल्स करेंगे तो क्लास में भी कई सारे एग्जांपल आपको भी करने साथ में, इसलिए प्रैक्टिस दिमाग में फिट होनी चाहिए, है ना। 30% है तो लिख दिया नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो कंट्रोल नहीं है तो नॉर्मल अकाउंट, कंट्रोल नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। क्या है ये? इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, सलमान की बुक्स में बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ नोरा लिमिटेड, और शुद्ध देसी भाषा में इन्वेस्टमेंट एसेट में बढ़ जाएगी डेबिट। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए से होगी एंट्री? 6 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री हो जाएगी, और अभी कोई कंसोलिडेशन की बात ही नहीं है, तो ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्री है। क्लियर? अब क्या हुआ देखिए, सलमान ने 30% तो पहले एक्वायर कर लिया था, अब और 40% एक्वायर कर लिया और 70% आ गया, अब कंट्रोल आ गया, और ये 40% का जो कंसिडरेशन है 19,50,000 रुपीज का है, 19,50,000 है। तो अब हम बोलेंगे कि इस डेट पर जो है एक्विजिशन डेट कहलाएगी, क्योंकि इस पर कंट्रोल आ गया, ये जो भी तारीख है ये एक्विजिशन डेट है। ठीक है ना? और जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी है, प्रीवियसली हेल्ड मतलब ये 30%, इसकी आज क्या है? फेयर वैल्यू 7,80,000 हो गई है। तो शेयर की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, तो वो जो 6 लाख के शेयर थे वो 780 के तो हो ही गए। ठीक है, लेकिन इस डेट से क्या हो गया? कंट्रोल आ गया तो 103 अप्लाई हो गया इसी डेट से, है ना। और इस डेट पे जैसे ही 103 लगा, एक्विजिशन अकाउंटिंग होगी, जब तक कुछ ना दो, ना तो कॉमन कंट्री ट्रांजेक्शन की कोई हिंट है, ना कोई रिवर्स एक्विजिशन है, तो नॉर्मल एक्विजिशन है, तो एक्विजिशन अकाउंटिंग होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, पहले 30% था, हमने 40 और खरीदा, लेकिन अकाउंटिंग को इजी बनाने के लिए मैं मालूम क्या करूंगा, ये मान लूंगा कि मैंने जो 30 था वो बेच दिया और 70 ले लिया। बात तो वही है ना भाई, 30 था और 40 ले लिया तो 70 ही तो हुआ। मैं बोलूं मैंने 30 जो था वो हटा दूंगा मैं और 70 को ले आऊंगा। ठीक है ना? तो मैं ऐसा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। ठीक है ना? बाकी मतलब तो उसका वही रहेगा। ठीक, आगे बढ़े। क्लियर? ठीक है, अब इंडेक्स 103 जो है, इंडेक्स 103 हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन हो गया यहां पर। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पर कौन सा इंडेक्स लगता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? 27, और कंसोलिडेशन के बाद 28। ठीक है ना? तो वो जो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, अभी इक्वेशन हुआ नहीं, वो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 780 के। तो 180 से वैल्यू बढ़ गई तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एट फेयर वैल्यू लाना ही होगा, इक्विटी मेथड है वो। तो एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। 180 कैसे आया? क्लियर है आपको? कैसे आया 180 बताओ? 780 दे रखे थे ना, 6 लाख की वैल्यू थी, 180 डिफरेंस है वैल्यूशन का, तो ये पीएनएल में चला जाएगा। बताइए नया कैरिंग अमाउंट कितना हो गया?
780 हो गया, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्लियर? अब हमें एंट्री पास करनी है बिजनेस कॉम्बिनेशन की कंसोलिडेशन करने के लिए। फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन इंड एस 103 से होगा। एंट्री सोचिए क्या होगी। एंट्री नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई, ये तो होना ही होना है। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज होना ही होना है। एक हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। टू क्या हो जाएगा? पुराने इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे ना, तो पुराने इन्वेस्टमेंट, भाई देखो, अभी तक ये वाली, अभी तक किसी भी सवाल में ये वाली एंट्री नहीं थी, ठीक है ना। और इस एंट्री से क्या होता था बताइए, ये इतनी एंट्री से क्या होता था, जो एक्वायरर की बैलेंस शीट होती थी उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होते थे, सेपरेट बैलेंस शीट में होते थे कि नहीं। एक्वायरर की बैलेंस शीट में उसने शेयर ले रखे थे, इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल के केस में बता रहा हूं, यहां तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब कंसोलिडेट होता था तो ये इन्वेस्टमेंट हट जाते थे ना, उसकी एसेट आ जाती थी, लाइबिलिटी आ जाती थी, एनसीआई आ जाती थी, गुडविल आ जाती थी और गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाता था। यही तो हम करते हैं। क्लियर? तो हम पूरा जो है एक तरीके से बताइए, यहां पर बहुत आराम आराम से सोचना पड़ेगा। हमने हमने जो 30% शेयर लिए थे वो कितने में लिए थे? 6 लाख। उसकी वैल्यू आज कितनी कर ली? 780। और नए 40% 19,50,000 में खरीदे। तो अगर मैं केवल नए 40% की बात करूं तो मेरे कंसिडरेशन 1950 है, लेकिन मैं पूरे 70 की बात करूं, मैं तो बोल रहा हूं मैंने 30 दिए और 70 वापस लिए, तो फिर 1950 तो मैंने 40% के दिए और 7,80,000 के मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो मेरा कंसिडरेशन अगर यू देखूं तो मैंने यहाँ टोटल निकाल भी दिया है आपके लिए, 27,30,000। जो नए 70% में ले रहा हूं उसके बदले में क्या क्या जा रहा है मेरे पास से? 780 के जा रहे हैं। एक बात बताइए, मैंने मशीनरी खरीदी, टू कैश 2 लाख रुपए है और टू इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए, तो मशीन 10 लाख की है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू कैश 2 लाख और टू मेरे पास से इन्वेस्टमेंट चलेगा। तो वैसे मेरे पास 70% लाने के लिए क्या गया? 1950 तो गया ही, ये तो 40% का है, और वो 30% वाले भी तो चले गए, तो मेरा कंसिडरेशन 27,30,000। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने 30% पहले से थे, 40% ही लिए, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने 70 खरीदे, 30 बेच दिए, तो उससे वो होना वही इफेक्ट उसका। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो गई बात? तो हमारी बुक में 30% इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 780 के। तो एंट्री पास होगी नेट असेट अकाउंट डेबिट। बताइए नेट असेट कितनी आएगी? ये दे रखी क्वेश्चन में, वो दे रखी 35 लाख। नेट असेट कितनी है एक्वायरी की? 35 लाख रुपीज से नेट असेट हमने डेबिट कर ली, चेक करिए। ठीक है, टू कैश कितना होगा? 1950। टू इन्वेस्टमेंट कितना होगा? पुराने इन्वेस्टमेंट चले गए। ठीक है, अब हमें नेट असेट एनसीआई वैल्यू किस पे करनी थी? पसना पे करनी थी, शायद क्वेश्चन में मेंशन था पसना। तो फिर नेट असेट 35 लेके उसका 30% लूंगा, कितना लूंगा? 30% ही तो लूंगा, 70 मेरा है ना, तो कितना आ गया? 10,50,000 हो गया इतना। तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बताइए? चेक करिए, गुडविल 2,80,000 आ रही है, तो गुडविल 2,80,000 ये आ गई। तो हमने ये स्टेप एक्विजिशन का पहला केस देखा, बड़ा सिंपल सा केस देखा। इसमें हमने पुराने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया? डी रिकॉग्नाइज। क्या कर दिया? असेट को बुक्स में लाने को कहते हैं रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन, और असेट जब बुक से चली जाती है डी रिकॉग्निशन। अच्छा, ऊपर हमने ये एक एंट्री अलग की, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और ये एक एंट्री अलग की। क्लियर? दोनों को मर्ज भी कर सकते थे। अरे फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 6 लाख से क्रेडिट हो जाते, बुक्स में इन्वेस्टमेंट 6 लाख की तो फिर 180 का जो डिफरेंस आता वो पीएनएल में इस एंट्री में कर देते। मतलब मैं कोई नई बहुत महान बात नहीं बता रहा, बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ी बात है। क्लियर? ऊपर जो दो एंट्री को मर्ज करके देख लेना, अपने आप नेट इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने ये भी लिख दिया कि आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर एनसीआई को पसना पे वैल्यू करते तो क्या आता मुझे बताइए? एनसीआई इफ इट इज वैल्यूड एट पसना, सॉरी इस पे अपने फेयर वैल्यू पे करते तो क्या होता? हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ असेट। एनसीआई के लिए वैल्यूएशन किस पे करना था हमको? क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन था क्या? देखना है मिनट, मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, ये किया था। सेकंड, ये
पसना पे कैलकुलेशन करना था, ठीक है। हो गया इतना। तो वैसे मैंने पसना का वैल्यूएशन किया हुआ है, कितना आएगा बताइए फेयर वैल्यू पे। ये 35 लाख पे किया हुआ है, तो मैंने फेयर वैल्यू अज्यूम कर लिया है इसको। एक्चुअली फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन के अलावा भी तो हो सकती है ना, फेयर वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो मैंने 35 लाख को फेयर वैल्यू अज्यूम किया है यहाँ पे। अगर वो नहीं करते तो कंसिडरेशन को डिवाइड करते, बताइए ना आपको। मतलब ले देके आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेशन आती है। क्लियर? यहाँ जरूरत नहीं है भी आपको फेयर वैल्यू से कंफ्यूज, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो करना नहीं, तो आगे मैंने आपको इसलिए करवा दिया कि भाई करना आना चाहिए। ठीक है, हो गया इतना। किसकी? वो एसएफएस में तो होगी, अभी हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेट में तो यही होगा ना भाई, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्री तो हमेशा इन्वेस्टमेंट टू कैश होगी। भाई आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे तो इन्वेस्टमेंट टू कैश एंट्री होनी होनी है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात क्लियर हो गई आपको, बेसिक बात क्लियर है। तो एग्जांपल लिखिए, एक और एक एग्जांपल लिखिए यहां पे। ए लिमिटेड एक्वायर 20% शेयर्स इन बी लिमिटेड ₹3,75,000, 3,75,000 after some time, fair value of 20% stake is 4,10,000। ठीक है, ऑन विच डेट, उसी दिन, फर्दर 65% शेयर्स एक्वायर, 65% शेयर्स एक्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू में ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, नहीं देते मान लो कि नए 65% कितने में लिए, तो इसकी वैल्यू ऐसे भी तो आ सकता है, जो 4,10,000 है ये 20 की वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है ना, ये 20% की वैल्यू है आज, इंटू 65 की वैल्यू कौन है 1332 500, इसकी वैल्यू ही हमने और खरीद लिया, मतलब ये फेयर वैल्यू पे ही लिया। लिख लिया। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑन दिस डेट ₹75 lakhs। लिख लिया। Assuming NCI valuation at proportionate share in net asset, pass entries। ठीक है ना, ऊपर वो फेयर वैल्यू के उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने एज्यूम किया हुआ था। अपन तो क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, वरना क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको अपना अजम्पशन लेना ही पड़ता है ना। चलो चलो बताओ एंट्री क्या होगी सबसे पहले। इन्वेस्टमेंट इन बी, नहीं ऐसे पे तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं ना भाई, वो तो कंसोलिडेशन तो अभी होगा, जब होगा तब। इनिशियली तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड था ना, अकाउंट डेबिट टू, नहीं बैंक अकाउंट, पहली एंट्री तो खरीदा ना हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल। हाँ कितना आ रहा है 3,75,000 being investment acquired।
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, एसोसिएट रिलेशनशिप आएगा, 20% ले लिया। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अब फर्दर एक्विजिशन हुआ, फर्दर एक्विजिशन पे इंडेस वेंचुरी लग जाएगा क्योंकि कंट्रोल आ गया, लेकिन उसके पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो बोलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 35,000। कैसे आया है? बीइंग इन्वेस्टमेंट कैरीड एट फेयर वैल्यू, है ना? कितना, कैसे आया? डिफरेंस क्या था बोलना? 410 माइनस, बिल्कुल ठीक। क्लियर, कोई डाउट नहीं? श्योर। अब ये इन्वेस्टमेंट आ गए, लेकिन अब हमें कंसोलिडेट तो करना ही पड़ेगा। इंडेस 103 लग गया, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा बताइए? हाँ, अब फर्दर इन्वेस्टमेंट हमने कितना खरीदा बताइए? अगर सेपरेट की एंट्री करेंगे, वो मैं करवा नहीं रहा हूं अभी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक हो जाएगी, वो तो वही ऐसी चीज है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेशन में क्या होगा बताइए? नेट एसेट डेबिट होगी, नेट एसेट, क्योंकि हमें ए लिमिटेड की बुक्स में बी लिमिटेड को एक्वायरी को कंसोलिडेट करना है, तो नेट एसेट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बोलो? 75 लैक्स टू कंसिडरेशन, कितना बोले? 13, और टू इन्वेस्टमेंट कर दो पुराने वाले, टू इन्वेस्टमेंट जो है वो, क्योंकि हम तो क्या मानेंगे, 20 के बाद हमने 65 लिए नहीं, हम तो मानेंगे 20 बेच दिए और 85 ले लिए। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना था, वो वैल्यू कितनी थी देखो? 4,10,000 हो गई टू इन्वेस्टमेंट, हो गया। टू कंसिडरेशन, टू इन्वेस्टमेंट, देन टू एनसीआई किस पे लेना है हमें? प्रोपोर्शनल शेयर, तो 75 लाख पे ले लीजिए। 75 लाख का कितना परसेंट? 15% बोले। 1,25,000, इसमें गेन आएगा, गेन और बार्गेन परचेज आ रहा होगा। पहले 20 था, 65 और ले लिया, तो हमारा 85 हो गया ना। तो हमारा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 85 है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 3%। हाँ, टू गेन ऑन बार्गेन परचेज बोले 46,32,000, गेन ऑन बार्गेन परचेज हो गया इतना। तो इस सिंपल वे में हमने एक अकाउंटिंग देखी है, नॉर्मल वे में, एक स्टेप एक्विजिशन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज तो पूरा नहीं करेंगे, आज की क्लास का टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में हिंट दे देता हूं आज पूरी, इसको एक्सप्लेन पूरा भी करूंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना? फिर आपको करना नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसको क्लास में हम लोग प्रॉपरली करने वाले हैं ना। खलनायक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मतलब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसे है तो इजी। पी लिमिटेड ने एस के शेयर्स एक्वायर किए, इस सवाल में क्या आने वाला मैंने हिंट लिखी हुई है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया उस कंपनी पर, एस पर, यानी उसका रिलेशनशिप एसोसिएट का हो गया। तो जब पी लिमिटेड अपने सेपरेट स्टेटमेंट बनाएगा तो 27 लगेगा, और कंसोलिडेट करेगा एसोसिएट को तो 28 लगेगा। फिर पी लिमिटेड इस सवाल में और खरीदेगा, और शेयर खरीद लेगा, और उसके बाद उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो फिर एस लिमिटेड उसकी एसोसिएट से क्या बन जाएगी? तो जब वो सेपरेट बनाएगा तो 27 ही लगेगा, लेकिन कंसोलिडेट करते वक्त पहली बार तो 103 लगेगा, और जब तक होगा 110 आगे लगता जाएगा। ये बात हम कर ही चुके थे।
अभी तक जितना बड़ा है वो पूरा इसमें कंसोलिडेट होने वाला है। फिर पी लिमिटेड को और फर्दर इच्छा हुई कि और ले ले शेयर इसके, तो ये चेंज इन ओनरशिप हो जाएगी। भाई पहले कितना था, जो भी परसेंट था, फिर और लिया, कंट्रोल आगे मान लो पहले 20 था, फिर 40 ले लिया, 60 हो गया, फिर जो है 60 है हो गया, तो 40 एनसीआई थी। 60% लेने पर 20 पहले था, 40% और ले लिया, तो 60% हो गया, तो एनसीआई कितनी होगी 40%। लेकिन 60 के बाद आपने 25 और ले लिया, तो आपका 85 हो गया, तो एनसीआई 15 ही रह गई, तो 40 से 25 की एनसीआई कम हो गई। एक्चुअली ये इक्विटी ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये पहली बार मैंने शब्द लिया है, इक्विटी ट्रांजेक्शन। मालिकों का मालिकों से ट्रांजेक्शन। एक कंपनी थी, उसमें 70% शेयर मेरे पास थे, 10-10% मान लो इन तीन लोगों के पास थे, ठीक, 10% इनके पास, 10% इनके पास, 10% इनके पास। आप तीनों मिलकर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो, मैं अकेला कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हूं, ठीक है ना। मैंने आप दोनों से भी 10-10% ले लिया, मेरे 90 हो गए, इनके 10 रह गए, मैं कंट्रोलिंग हूं। तो मेरे और आपके बीच में जो सौदा हुआ वो तो मालिकों का मालिक से तो हुआ है, इक्विटी ट्रांजेक्शन। मतलब एक तरीके से मैंने एनसीआई परचेज कर ली। क्या कर ली, ये भी बोल सकते, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, हम इस बारे में बात करेंगे आगे। और पी लिमिटेड ने एक्वायर की फर्दर शेयर, तो ओनरशिप में चेंज हो गया। किसमें चेंज हुआ, कंट्रोल तो पहले भी था, और मैं फर्दर और कर रहा हूं, ठीक है ना। फर्दर शेयर बेच देता तो मैंने मेरे शेयर बेचे, मैं मेरे 70 से 15% बेच देता, तो मेरे 55% रह जाते, तब भी मैं ओनर तो था ही, हाँ है ना। वो भी ओनरशिप चेंज है, वो डिक्रीज है कि नहीं। लेकिन मैंने ओनरशिप और खरीद ली, तो एनसीआई डिक्रीज होगा, मेरी ओनरशिप बढ़ेगी, हाँ है ना। तो ये फर्दर शेयर खरीद रहे हैं, स्टिल सब्सिडरी। अरे और शेयर लेते तो सब्सिडरी रहेगी ना, तो फिर इंडेस 27 तो लगेगा ही, अब 103 नहीं लगेगा, अब सिर्फ 110 लगने वाला, 103 तो पहली बार ही लगता है, हो गया। और इन सभी केस में सेपरेट पे 27 तो लगना ही लगना है। और मैंने कहा भी था कि भाई इंडेस अगर इन्वेस्टमेंट है ना, वो एसोसिएट में है ना, वो ज्वाइंट वेंचर में है ना, वो सब्सिडरी में है, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पर इंडेस 109 लगता है, जो पहले एस 13 पढ़ते थे ना वैसे। तो खैर ये मैंने इंडेस के नाम दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या होने वाला है, कितने लिखना नहीं है कुछ भी अभी। पी लिमिटेड ने कितने शेयर खरीदे, एसोसिएट, फिर कितने खरीदे 45%, ठीक है। 65 हो गया, 70 हो गया, हो गया। उसके बाद खरीदते वक्त इसने एसेट लाइबिलिटी जो ली, उसके साथ इसने उस कंपनी के डिबेंचर भी ले लिए। क्या ले लिए, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो डिबेंचर ऐसे लाइबिलिटी की तरह ही आएगा, नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह, ये क्रेडिटर्स होते हैं वैसे डिबेंचर भी ले लिए। उसके बाद कंटिजेंट कंसिडरेशन दिया। क्या दिया, क्या ये काउंट होगा कंसिडरेशन में, हाँ कंटिजेंट कंसिडरेशन आता है, आज हमने सीख लिया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे बताइए, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, पीएनएल में जाएगी, ये बात हो गई क्लियर। एनसीआई को किस पे वैल्यू करना है, फेयर वैल्यू पे करना है, लिख दिया क्वेश्चन में, ठीक है। और ये था 14x1 14x2, एक साल बाद आपने कंट्रोल लिया, और 14x2 को जो साल खत्म होगा वो होगा 31 मार्च x3 पे, और 31 मार्च x3 पे इन्होंने फिर 20% खरीद लिए, फिर कितने शेयर खरीद लिए, 20% शेयर खरीद लिए। इज दिस क्लियर। मेरा बस आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि हम आगे कर नहीं पाएंगे, वो हो ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन काफी लेंथी है, सिर्फ मैं जो पूछू उसका आंसर चाहिए। 31 मार्च 14x1 को पहली बार 25% खरीदे थे, ये वाला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च x2, वो बैलेंस शीट आपको यहां दे रखी है, 31 मार्च x2 की बैलेंस शीट दे रखी है। अभी तक सिर्फ कितने शेयर लिए, 25%। अब अगले दिन 1 अप्रैल x2, इसके बाद नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे को बचे हुए 45 देगा, मतलब एंड डेज 103 अभी अगले दिन लगेगा, आज नहीं लग रहा। तो आज जब एस लिमिटेड की बैलेंस शीट आप बनाएंगे, पी लिमिटेड की, कौन सी, पी लिमिटेड की, तो पी लिमिटेड की खुद की बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट किसने किया, उसने एस में, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट जो आएंगे पी की बैलेंस शीट में, वो कितने पे आएंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। ये मैंने जो पी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये कंसोलिडेटेड दे रखी है, क्या दे रखी है, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कौन सा एएस लगा है बताइए, बताओ आराम से, जल्दी नहीं। पी लिमिटेड एक्वायरर है, ये अपना खुद की बैलेंस शीट बनाएगा इंडेस 27 से, बात खत्म।
पी लिमिटेड ने किसमें शेयर खरीदे? एस में। कितने परसेंट खरीदे? अभी 25%। तो पी लिमिटेड, एस लिमिटेड का एसोसिएट है, ठीक है। तो पी लिमिटेड जब अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा तो उसमें एस लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट आएंगे। पी लिमिटेड जब एसोसिएट है ना, सब्सिडरी थोड़ी जो पूरा मर्ज हो जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएंगे। पी लिमिटेड जब अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाएगा तो भी उसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो एट कॉस्ट आएंगे एट। और इंडेस एसोसिएट के केस में मैंने बताया ना इक्विटी मेथड लगती है। क्या लगती है? वो लेक्चर आपने शायद लिया नहीं है, कुछ लोग लिया। देखिए मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था आपको। जैसे मैंने मान लीजिए ए लिमिटेड ने 30% शेयर्स खरीदे बी लिमिटेड के, ध्यान देना, 3 लाख रुपए। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू 3 लाख। मेरी बैलेंस इंडिविजुअल बैलेंस जो बैलेंस शीट बनेगी सेपरेट, उसमें 3 लाख पे इन्वेस्टमेंट आएगी। अब सुनना ध्यान से। अब 1 साल बीत गया, बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया? प्रॉफिट। वो कमाया मान लेते हैं 4 लाख। कितना कमाया? 4 लाख का 30% मेरा है ना। अरे मैंने उस कंपनी के 30% शेयर ले रखे, 30% ए लिमिटेड का है ना। तो 1,20,000 मेरा है। या तो मुझे मेरे पैसे दे दो, और नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि भाई जैसे मेरा 3 लाख लगा हुआ है वैसे 1,20,000 और लगा हुआ। तो फिर इसे कहते हैं इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड ये कहती है कि जब भी एसोसिएट को आप इन्वेस्ट कंसोलिडेट करोगे तो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड के हिसाब से आएंगे। और इक्विटी मेथड क्या कहती है कि आपका जो हिस्सा है वो आपको दिखाना चाहिए। जिसे हम बचपन में क्या पढ़ते थे, पार्टनरशिप, मैंने एग्जाम्पल दिया था। एक पार्टनर ने पार्टनरशिप में 100 रुपए लगाया तो कैपिटल 100 रुपए की, 100 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको दिया नहीं तो उसकी कैपिटल बढ़ा देते थे, नहीं 110। हाँ है ना, ठीक है। और जो पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल होती है वो पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए क्या है ये इन्वेस्टमेंट है। ए लिमिटेड के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो बी लिमिटेड के लिए शेयर कैपिटल है, सही है ना। तो ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज है, तो 4 लाख का 30%, 1,20,000 मेरा है ना। तो बताइए मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? 4,20,000। तो एंट्री हुई है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 120 टू शेयर इन प्रॉफिट, ये मैं एंट्री करूंगा ना, हाँ है ना। तो मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे आएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 4,20,000। इज दिस क्लियर? कॉस्ट पे आते तो कितने पे आते? 3 लाख पे। इक्विटी मेथड के हिसाब से आएंगे तो कितने में आएंगे? 4,20,000 पे, है ना। इसमें और भी चीजें हो सकती है, अभी तो शेयर इन प्रॉफिट लिया, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। खैर, तो यहां पर मैं वही कह रहा हूं, ये पी लिमिटेड ने किसको एक्वायर किया? एस लिमिटेड को। तो पी लिमिटेड की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में एंट्री होगी के लिए, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वो तो होगी कॉस्ट पे। लेकिन ये पी लिमिटेड की कौन सी बैलेंस शीट दे रखी है? सीएफएस। कौन सी दे रखी है? तो सीएफएस में कौन सी मेथड लगी हुई? इक्विटी। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,30,000। तो इसमें वो प्रॉफिट का शेयर जुड़ा हुआ है ना। फिर भी मैंने लिख दिया, ये लो 16,000। क्या लिख दिया? 16,000। कोई बता सकता है कि हमारा शेयर कितना है इसमें? पी का एस में शेयर कितना है? 25%। पी का एस में शेयर कितना है? 25% है ना। तो बता सकते हो आप कि एस लिमिटेड का प्रॉफिट हुआ कितना होगा इससे? एस लिमिटेड को कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 64,000। अरे 16,000 25% के बराबर है ना। पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,30,000 पर है, वो इक्विटी मेथड पर। इक्विटी मेथड है मतलब पी लिमिटेड को एस लिमिटेड से जो प्रॉफिट का शेयर मिला होगा वो भी इसमें जुड़ा होगा। वो शेयर मैंने दे रखा है 16,000, और ये भी दे रखा है कि 25% है, तो 16,000 25% के बराबर है। तो टोटल प्रॉफिट एस लिमिटेड का कितना हुआ होगा? 64,000। हाँ है ना। ये पूछा नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि एमसीक्यूज भी तो आते हैं, वो कुछ भी पूछ लेंगे उठा के आपसे एमसीक्यू में, है ना। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, कॉस्ट कितनी थी? ये इन्वेस्टमेंट पी ने खरीदे कितने में थे? 230 माइनस कर दो बस, 2,14,000। मैंने रिवर्स दे दिया क्वेश्चन। हमेशा क्या देते कि इन्वेस्टमेंट खरीदे पी लिमिटेड, ये तो सिंपल हो जाता ना क्वेश्चन। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को सीधा बोल देता हूं। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 25% शेयर 2,14,000 में खरीदे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2,14,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ 64,000 का, उसमें निकालो पी का प्रॉफिट का शेयर 16,000, 64,000 इंटू 25% इज इक्वल टू 16,000। अब एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल शेयर इन प्रॉफिट, है ना। था ये समझ में, देखो समझ में, बात तो वही कर रहे हैं, मेरी बात वापस से सुनो, आपका ध्यान चला गया था एक्चुअली।
नहीं नहीं, हाँ एक कैसे आया, कोई बात नहीं। मेरे को तो एक बताओ, 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है ना? 100 का 25% कितना होता है? और मैं कहूँ अगर 25-25% है तो टोटल अमाउंट बताओ। 25 रुपए अगर 25% है तो टोटल अमाउंट बताओ ना। ये प्रॉब्लम कंसेप्ट की नहीं, मैथमेटिक्स की। 25 रुपए अगर 25% के बराबर है तो टोटल अमाउंट बताओ ना यार, क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर चला रहे हो? अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना वापस से। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? ए लिमिटेड ने, पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर, कभी कभी हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पर वो कंफ्यूजन का मैटर ही नहीं है। अच्छा एक बार मालूम कई बार कंफ्यूजन क्यों आता है? दो ही केस में आता है, एक तो बहुत टफ है तो कंफ्यूजन आएगा, और एक बहुत ज्यादा इजी है ना, उसमें कंफ्यूजन आता है। नहीं इतना इजी कैसे, ये भी कंफ्यूजन का मैटर है। इसीलिए तो आगे वरना क्लास में कंफ्यूजन आ ही नहीं सकता। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 25% शेयर खरीदे। मैं बोल रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, 2,14,000 एंट्री बोलो ना। इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2,14,000। अब पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 25% शेयर खरीदे थे। अब मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं कि एस लिमिटेड ने का जो प्रॉफिट हुआ इस साल का, वो 64,000 हुआ। एस लिमिटेड का प्रॉफिट कितना हुआ एक्वायरी का? 64,000। तो उसमें पी का शेयर बताओ ना मुझे, 25%, यानी 16,000 आएगा कि नहीं? प्रॉफिट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ही दे दिया मैंने आपको। एस लिमिटेड ने इस साल 64,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? और एस लिमिटेड पे 25% शेयर किसके पास है? पी के पास। तो उस प्रॉफिट में 25% हिस्सा किसका होगा? पी का। तो मैंने यही तो पूछ रहा हूं कि एस लिमिटेड ने 64,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो उसमें पी लिमिटेड का हिस्सा बताओ, बताओ। हाँ तो 25%, वही मैं कह रहा हूं, तो 16,000 आ गया कि नहीं? आ गया। इसकी एंट्री बोलो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी मेथड पे लाऊंगा ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट, और शेयर इन प्रॉफिट टू पीएनएल। तो इन्वेस्टमेंट 2,14 से 16 बढ़ के कितने हो गए? 2,30। हाँ है ना? तो मैं ऐसा बोल दूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू एज पर इक्विटी मेथड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,14 प्लस शेयर इन प्रॉफिट 16,000 इज इक्वल टू वैल्यू एज पर इक्विटी मेथड। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पर आएंगे? 2,30 पर आएंगे कि नहीं? मैंने ये 2,30 दे रखा है, 2,14 दिया ही नहीं था। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2,30,000 इक्विटी मेथड वाली वैल्यू है, और प्रॉफिट का शेयर 16,000 है। तो 2,14 प्लस 16 इज इक्वल टू 2,30, तो 2,30 माइनस 16 इज इक्वल टू 2,14। हाँ है ना? इस सवाल में 2,14,000 नहीं दे रखा था, 16,000 दे रखा था, और 2,30,000 दे रखा था। तो मैंने रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए थोड़ा सा घबरा गया। तो कुछ भी आ सकता है, मुझे तो करवाना पड़ेगा ना आपको, मुझे तो कंफ्यूज भी थोड़ा करना पड़ेगा आपको जानबूझकर, वरना तो आप सुनते रहोगे हाँ सर तो सही कह रहे हैं। क्लियर? तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये वापस से सुन लें, जिस दिन पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 25% शेयर खरीदे थे, उस दिन क्या एंट्री हुई थी और कितने अमाउंट से हुई थी? मैं ये पूछ रहा हूं। जिस दिन पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड से शेयर्स खरीदे थे 25%, उस दिन पी लिमिटेड ने क्या एंट्री की थी इन्वेस्टमेंट की, और कितने अमाउंट पे की थी? सिंपल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,14,000। मैं यही पूछ रहा था, मैं यही पूछ रहा था, जो मेरे दिल में था अब आपके दिल में वही है। थोड़ा थोड़ा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, कई बार क्या होता है, कई बार जैसे क्या होता है, मैंने आपसे बोला 10,000 प्लस 2,000, तो आपने कैलकुलेटर उठा लिया, 10,000 प्लस 2,000, तो इसमें टाइम वेस्ट हो गया। हर बार कैलकुलेटर चलाने में टाइम नहीं बचता। तो ये जो आप कह रहे हो कि मैं खुद करके देखूंगा, इसमें करना नहीं है कुछ, मैं कुछ नया समझाता आपको तो कुछ करना होता, ठीक है ना? मैंने कुछ नया करवाया ही नहीं है, इसलिए ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है। जो चीज हमें आती है, हम अगर वही वापस सीख रहे हैं किसी से, तो ये गलत है। क्लियर? इक्विटी मेथड हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि नहीं? बिल्कुल की थी, ठीक है, की थी ना?
तो इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए के तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 100 रुपए। क्लियर? जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें उसके प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है, तो मान लीजिए वो हिस्सा 10 रुपए, तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितने हो गए? 110। क्लियर? तो 100 प्लस 10 अगर 110 होता है तो 110 माइनस 10 100 ही होता है। इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। गेट माय पॉइंट? तो इसलिए या तो ये कंटिन्यूस रिवीजन बहुत जरूरी है, इसीलिए। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या क्या होने वाला है? उसमें एक बार एक्विजिशन होगा, फिर एक बार कंट्रोल आएगा, फिर एक बार और एक्विजिशन होगा। तो और उसको सेपरेट बुक्स में कैसे करेंगे, कंसोलिडेशन में कैसे करेंगे, वो पूरा देखेंगे हम कंप्लीट। तो ये पूरा आज तक जो पढ़ा है, आज तक जो भी पढ़ा है इस इंडेक्स में, पूरे का कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, आप कर लो।